वेलकम बैक नाज़रीन। खबरों और तरजीहों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपनी मेहमान शख्सियात का तारुफ आपके सामने रख दूँ। दो शख्सियात मेरे साथ मौजूद हैं। एक शख्सियत यहाँ पे स्टूडियो में मौजूद हैं, तजियाकारी में बड़ी महारत हासिल है, हालात हाज़ा पे बड़ी गहरी नज़र है। मेरे साथ मौजूद हैं तजियाकार अतीकुर रसूल एडवोकेट साहब। अस्सलाम वालेकुम अतीक साहब। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, दूसरी शख्सियत मेरे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं और उनका ताल्लुक भी शोबा वकालत से ही है और वो भी तजियाकारी में बड़ी महारत हासिल रखते हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं माहिर कानूनदान तजियाकार बैरिस्टर वक्कास अब्रेज़ खान साहब। अस्सलाम वालेकुम वक्कास। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वक्कास। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपके वक्त तजिया और शिरकत का। मैं चलता हूँ अखबारात की जानब। सबसे पहली खबर जो लीडिंग स्टोरी है अखबारात की जीनत बनी। पहले अतीक साहब आपकी जानब, वज़ीर आज़म का भारत से किसी किस्म की तजारत ना करने का फ़ैसला। कहते हैं कश्मीरियों की के हक़ खुद इरादियत के बगैर पाक भारत ताल्लुकात मामूल पर आना नामुमकिन है। ये असल में इजलास या ख़ताबात जो हैं उनके बयानात वो सारे के सारे एक दिन कॉन्फ्रेंस हुई हमाद अज़हर साहब की मुआशी हवाले से, इक़्तिसादी, और उसमें उन्होंने एक अनाउंसमेंट की चीनी और कपास की बरामद के हवाले से। तो भारत का नाम इस्तेमाल किया गया। 12 घंटे के बाद वो सारी का सारा सिलसिला जो है वो वापस हो गया और वो मना कर दिया गया। फिर एक वीडियो पैगाम आया वज़ीर ख़ारजा का कि वो मामूल पर होंगे ताल्लुकात और स्पेशली खुसूसी हैसियत की जो तब्दीली की गई भारत की जानब से उसका ख़ात्मा चाहिए, उसके बाद ये सारा सिलसिला होगा। और अब वज़ीर आज़म का ये बयान आया है कि तजारत ना करने का फ़ैसला उन्होंने किया है। हालांकि वो समरी जो ECC में गई वो भी उन्होंने देखी थी। तो अब इस बयान को कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस समरी के जो मामलात हैं उस पर तो मैं जो है वो बाद में बात करूँगा। पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या हमें इंडिया के साथ तजारत करनी चाहिए या नहीं, और ख़ास तौर पर इस सूरत हाल में कि जब 5 अगस्त का जो मामला है, 2 साल पहले जो कुछ उन्होंने किया है, आज तकरीबन 608वां दिन है बिल्कुल कि इंडिया ने जो जबरी लॉकडाउन या जो कैद खाना बना रखा है कश्मीरियों को जो इतनी बड़ी मैं समझता हूँ कि फ़ौज के साथ उन्होंने जो उनका सांस रोक रखा है, उसके होते हुए हम उनके साथ तजारती ताल्लुकात बहाल करें, ये बहुत मैं समझता हूँ कि एक परेशान कुन सूरत हाल थी कि जब ये बयान सामने आया था। एक तरफ हम ये बात करें कि दुनिया को उनके साथ ट्रेड के मामलात ख़त्म करने चाहिए। हम ये कहते हैं कि कश्मीर में बसने वाले इंसान हैं, वहाँ के बच्चों के भी हकूक़ हैं, वहाँ पर ख़वातीन के भी हकूक़ हैं, वहाँ पर बूढ़ों के भी हकूक़ हैं, वहाँ पर नौजवानों के भी हकूक़ हैं, वहाँ पर अक़लियतों के भी हकूक़ हैं। जो भी कश्मीरी वहाँ पर मौजूद है जिस पर ये जबर इंडिया ने मुसल्लत कर रखा है, उसके इंसानी हकूक़ हैं। और ये कौन से इंसानी हकूक़ हैं जिनका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ? मैं सिर्फ इस्लाम के हवाले से या मज़हब के हवाले से नहीं बात कर रहा, मैं UN चार्टर की बात कर रहा हूँ, UDHR की बात कर रहा हूँ, UNCRC की बात कर रहा हूँ, मैं CEDAW की बात कर रहा हूँ, मैं ICCPR की बात कर रहा हूँ। ये तमाम जो राइट्स की कन्वेंशंस हैं और जो ट्रीटीज़ हैं जिनको UN कहती है कि हमने जो है पूरी दुनिया में जो बसने वाले इंसान हैं उनके हवाले से सिक्योर करना है, उनके ऊपर जो इंडिया ने जबर कर रखा है। फिर हम कहते हैं कि जो दुनिया के ममालिक हैं, जो चैम्पियन कहलाते हैं ख़ुद को इंसानी हकूक़ का, वो जब इंडिया के साथ ट्रेड करेंगे तो मामलात ज़ाहिर है इंडिया की इकनॉमिकली जो है वो ग्रोथ होगी और फिर उनको और शय भी मिलेगी कि एक तरफ हम इंसानों के साथ जुल्म और जबर कर रहे हैं, दूसरी तरफ दुनिया को परवाह नहीं है। तो हम दुनिया के बारे में ये बात कर रहे हैं और ख़ुद अगर हम ये काम करना शुरू कर देंगे तो फिर हमारा जो बयानिया है या जो हमारा स्टांस है वो किस कदर जो है वो वक़्त खो देगा। ये परेशान कुन सूरत हाल थी। तो कैसे देख रहे हैं? मैंने समरी का जिक्र किया था कि वज़ीर आज़म ने खुद से वो आखिर पेश की, इस पे आपने देखा होगा कि जो मज़ाक़ा ख़ेज़ किस्म की जो है वो तावीलें पेश की जा रही हैं कि वज़ीर आज़म जो है वो बतौर इकनॉमिक्स के कॉमर्स और इकनॉमिक्स के वज़ीर के ये भेज रहे हैं और बतौर वज़ीर आज़म जो है वो खुद ही उस समरी को मुस्तरद कर रहे हैं। ये भी एक अजीब आयरनिकल सिचुएशन है। सूरत हाल में ये जो फैसला किया गया है, अब आपको लगता है कि देर पा होगा? नहीं, देखिए देर पा तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके पीछे जो रीज़न्स हैं वो ज़ाहिर आगे आने वाले देर पा से मुराद ये है कि जो मुतालबा रखा गया है हक़ खुद इरादियत के बगैर पाक भारत ताल्लुकात मामूल पर आना नामुमकिन है। देखिए इसके बगैर तो मैं समझता हूँ कि मामलात हमारे हल नहीं हो गए। हमारा एक स्टांस है कि इंसानियत जो कश्मीरियों का सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट है, इसको लेके 70-74 सालों से कश्मीरी और हम लड़ रहे हैं। हम कैसे इससे स्टेप बैक कर सकते हैं? तजारत का मामला ये नहीं है कि इंडिया से अगर आलू नहीं आएगा, टमाटर नहीं आएगा, कॉटन नहीं आएगा तो हम जो है वो आगे नहीं चल सकेंगे। मैं ये समझता हूँ कि बड़ा दुरुस्त फैसला है इसको वापस लेने का। जी, रीज़न उन्होंने अपनी तरफ से तो मुआशी हवाले से दी थी कि उन्हें जो इन्फॉर्मेशन मिली है हमाद अज़हर साहब को जी कि वहाँ पे वो रेट कम है, ये सूरत हाल है, लेकिन अगर रेट ही देखना सेल्फ डिटर्मिनेशन नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। चले मैं ज़रा वक्कास अब्रेज़ से भी पूछ लेता हूँ। वक्कास, कैसे देख रहे हैं
एक दिन पहले ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें अनाउंसमेंट की गई थी कि भारत से हम चीनी और कपास बरामद करेंगे, लेकिन बल्कि दरामद करेंगे। तो ये सारी की सारी सूरत हाल एकदम से बदली और अब वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि भारत से किसी किस्म की तजारत ना करने का फ़ैसला किया है। कहते हैं कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के बगैर पाक भारत ताल्लुकात मामूल पर आना नामुमकिन है। पहले गौर नहीं किया गया, कोई मशावरत नहीं की गई और बाद में एकदम से ऐसे फ़ैसले सामने आ रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं इसे? देखें अदील, दिस इज अ वेरी गुड डिसीजन ऑन द पार्ट ऑफ प्रेजेंट गवर्नमेंट, स्पेशली जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। एक बड़ा ज़बरदस्त फैसला है, जो कि अगर हम 1948 के अंदर देखें कि हमारी भारत के साथ किस इशू के हवाले से सबसे बर्निंग फायर थी, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैटल जो लड़ेगी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, वो कश्मीर की वजह से थी। और मसला कश्मीर जो था, डेट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन टू स्टेट्स, और अभी तक चलता आ रहा है। लिहाजा अगर हक़ खुद इरादियत के बदले में हम उसको तर्क कर दें, अबेंडन कर दें अपने राइट को, और हम तिजारत करना शुरू कर दें, ट्रेड करना शुरू कर दें, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो एक नाप्रस्त कौम के मिजाज के खिलाफ है, टेम्परामेंट के खिलाफ है। और जो हम बातें करते हैं, नारे लगाते हैं और बबांगे दौल इस चीज़ का ऐलान करते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, ये हमारे जो बयानिया है, हमारा जो नैरेटिव है, प्रोस्पेक्टिव है कश्मीर के हवाले से, ये उसके भी मुनाफी होता। लिहाजा ये बड़ा एक ज़बरदस्त डिसीजन है, चूँकि पाकिस्तान को हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए थी। जो आपके दूसरे पैनलिस्ट हैं, अतीक साहब ने भी बात की कि 600 से ज़्यादा दिन गुजर चुके हैं लेकिन इस मसले को, लेकिन इसी तरह भारत इस पर डटाई का सामना कर रहा है। भारत की तरफ से जो जबर, जो जुल्म, जो इस्तबदाद कश्मीरियों पर रवा रखा जा रहा है, और इस पे सबसे बड़ा अलमिया ये है कि यूएन और इसके ज़ैली इदारे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सिक्योरिटी काउंसिल और एट द सेम टाइम जो यूएनओ की जनरल असेंबली है, ये तीनों अदारे जिनका काम पूरी दुनिया के अंदर अमन अमा को कायम रखना है, इंसाफ की फराहमी और यकीनी बनाना है, ये सारे सुम्मुम बुकमुन खामोश तमाशाई बने हुए हैं और कश्मीरियों के हक़ और रादियत पर डाका डाला सही, जा रहा है। सही। जहाँ लेकिन तक वकास, मुझे ये सवाल करना है, वज़ीर आज़म की शख्सियत वाज़ेह है, नीट एंड क्लीन, और वाज़ेह तौर पे उन्होंने कश्मीर का मौक़िफ़ भी बयान किया। और मुझे याद है जिस तरह बात कर रहे थे अभी अतीक साहब कि इंसानी हकूक़, वहाँ पे जो जो शख्स है उसके इंसानी हकूक़ हैं, और वज़ीर आज़म ने तो जनरल असम्बली में ये खिताब भी किया था कि अगर यूके में जानवरों के साथ ये सलूक होता तो क्या करते आप लोग। तो ऐसी सूरत हाल, इतनी गंभीर सोच के मालिक हैं वज़ीर आज़म, इसके बावजूद अगर कोई ऐसा फ़ैसला हुआ है, या वो असम्बली आपने मंजूरी के लिए पेश कर दी थी या मंजूरी दे दी थी उसको पेश करने की, तो आपको क्या लगता है कि क्या खुद से उन्हें कुछ ऐसा महसूस हुआ या कोई मशावरत से ऐसा हो गया है और अब दोबारा से ये फ़ैसला मेंशन करना पड़ा उन्हें? देखिए, ये चाहे हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर होते या उससे पहले प्राइम मिनिस्टर होते या कोई भी गवर्नमेंट होती, मैं ये समझता हूँ कुछ हमारे नेशनल स्टेक्स हैं, कुछ हमारे कौमी एजेंडे हैं जिसके हम बिल्कुल मुतज़ाद या बरख जाकर कोई फैसला नहीं कर सकते। जो भी खबरें आती हैं मीडिया में या जो भी सोर्सेज से हमें इंफॉर्मेशन कन्वे होती है, वो तमाम इंफॉर्मेशन जो जब भी हमारे कौमी एजेंडे के मुतज़ाद चली जाती है, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट पे ये चीज़ इनकम्बेंट है, मैंडेटरी है कि आप उन तमाम चीज़ों को तर्क कर जो हमारे कौमी एजेंडे, कौमी मफाद और जो हमारे मकासद के अगेंस्ट हैं, और भारत से ऐसे मामलात के अंदर तिजारत करना, स्पेशली जब मसला कश्मीर जो है वो बहुत ज़्यादा कर्दनाक और देशनाक सूरत हाल तैयार कर चुका हो, तो ये हमारे असूलों के, हमारे मकासद के और हमारे एजेंडे के मुनाफी था। तो ये इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है। हैरानगी हमें तब होती, या कोई अचंभे की बात तब होती, या हम अंगुष्ठ बदंदा तब होते कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर या काबीना में बैठे हुए लोग इस चीज़ की हामी भर लेते कि हम भारत के साथ तिजारत करेंगे, सही, उनका जुल्म, उनका जबर, सही, उनका रवा एक तरफ है और हम इनके साथ तिजारत करते, तब फिर ये कौम जो है हैरानगी का शिकार होती। सही। चलें, मैं आगे बढ़ता हूँ, अतीक साहब आपकी जानिब आता हूँ। ज़िमनी इलेक्शन हुआ था डस्का में, NA-75, और बहुत कुछ उसमें देखने को मिला, जो सूरत हाल रही वो आप भी जानते हैं। उसके हवाले से PTI की अपील जो है वो मुस्तरद हो गई है। हल्के में दोबारा इंतखाब से मुतल्लिक़ इलेक्शन कमीशन का हुक्म बरकरार। तमाम पार्टीज़ को मुकाबले का मसावी माहौल ना मिलने का तासुर गलत है। ये है अदालत के रिमार्क्स। कैसे देख रहे हैं जी? अब दोबारा इलेक्शन होगा, 10 अप्रैल पर ही कंफर्म कर दी गई है कि उसी डेट पर यह इलेक्शन किया जाएगा, और PTI की अपील मुस्तरद हुई है। तो अब आपको वो इलेक्शन कैसा होता हुआ नज़र आ रहा है? एक तो इसका लीगल एस्पेक्ट है कि जिसकी बुनियाद पर जो है वो PTI की अपील मुस्तरद हुई है, उस पर ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सेर हासिल किस्म की गुफ्तगू भी हुई, दोनों तरफ के आर्गूमेंट्स जो है वो सुने गए, हर पहलू पे जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने देख के अल्टीमेटली ये डिसीजन दिया।
अब देखना ये है कि जो इलेक्शन कमीशन की समझ लें कि नाकामी थी इसको साफ और शफाफ तरीके से इलेक्शन कंडक्ट करवाने की, वो क्यों उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा, या क्यों वो तमाम मसाइल जो है सामने आए जिनकी वजह से ये नतीजा आया कि 10 अप्रैल को दोबारा इलेक्शन होने जा रहा है। वहाँ पर ज़ाहिर है रिसोर्सेज तो लगते हैं, वहाँ पर मैन पावर लगती है, वहाँ पर आपका अखराजात आपके बढ़ते हैं, वहाँ पर एक फिर से दोबारा एक नई जो है वो सारा सिनेरियो क्रिएट होगा, नई एक्सरसाइज होगी। तो वो जो उस वक़्त कमियाँ रह गई थी, जो उस वक़्त मसाइल रह गए थे कि जिनको हल करना चाहिए था पहले, उनको अब मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए कि क्या सिर्फ पंजाब पुलिस पर रिलाई किया जा सकता है, या एफसी को भी तलब करना चाहिए, या रेंजर्स को तलब करना चाहिए। लेकिन फिर इसी तरह यहाँ पे तो एक मैं जुमला ज़रूर पूछूंगा, ज़िम्नन सवाल है वो मैं करना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है, यानी मैं उस नतीजे के बारे में या उस फैसले के बारे में बात कर रहा हूँ जिसमें ये वाज़े मेंशन था कि उन लोगों को हटा दिया गया, इंतज़ामिया के या सिक्योरिटी फोर्सेस के उन लोगों को हटा दिया गया, बैन कर दिया गया कि ये मज़ीद इलेक्शन ड्यूटी ही नहीं करेंगे, फ़राइज़ अंजाम नहीं देंगे, उसके अलावा कलअदम करार दे दिया गया, पूरा इलेक्शन दोबारा होगा। ये सब कुछ करने के बावजूद भी अगर वो सारी मैनेजमेंट इंतज़ामिया अभी भी इसी बात पे बज़िद है कि उन्हें कोई और सोर्स चाहिए या और सपोर्ट चाहिए, तो फिर इसका मतलब है पूरा स्ट्रक्चर फिर से हम यही समझे कि बेमानी है। नहीं देखिए, उसमें देखें कि जो इलेक्शन को मुकम्मल तरीके से साफ और शफाफ तरीके से कंडक्ट करने के लिए जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, जिस तरह की उनको इदारों की सपोर्ट चाहिए, जिस तरह की उनको सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से सपोर्ट चाहिए, जिस तरह का उन्हें अमला चाहिए, वो मुकम्मल तौर पर उसमें आज़ाद हैं। उनका कहना यह था कि जिस तरह से उनको सपोर्ट चाहिए थी वो मिली नहीं है, उनके जिस तरह के रिसोर्सेज उनको चाहिए थे वो उन्हें मिले नहीं है। अब उन्हें मुकम्मल तौर पर वो सारे मिलेंगे, तो वो आपका मतलब है कि इलेक्शन के अमले को, जी इलेक्शन के अमले को, लेकिन इलेक्शन कमीशन तो वाज़े तौर पे यानी एतराज़ भी आए कि उनको तो फ़ोन भी नहीं उठाएंगे। यही बात है। लोग TROs जो आई सामने उनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जानिब से, उनके बयानात वाजे हैं और उसमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि आपको एडिशनल कोई सपोर्ट चाहिए। और जब वो सब कुछ कलअदम करार दे दिया गया, उन लोगों को आपने सज़ाएं दे दी, उनको भेज दिया गया, इलाके बदल दिए गए, तैनातियाँ बदल गई, तबादले कर दिए गए, तो अभी भी अगर ये कॉन्सेप्ट आएगा कि आपको अजाफी कोई सोर्सेस चाहिए या सिक्योरिटीज़ चाहिए, तो फिर एक इलेक्शन कोई ज़रूरत से ज़्यादा कंट्रोल से बाहर नहीं लगता। बिल्कुल, जो सूरत हाल बनी है उसके बाद तो ऐसा ही लगता है कि ये कंट्रोल से बाहर था। आप देखें ना, वहाँ पर प्रिजाइडिंग अफसरों का गायब हो जाना, वहाँ पर धुंध का पड़ना, वहाँ पर फायरिंग होना, वहाँ पर लोगों का जान से हाथ धो बैठना, वहाँ पर पोलिंग का जो कैंप है या सॉरी जो पोलिंग स्टेशन है उसको पैक कर देना, उसको ऑक्यूपाई कर देना, ये सारे वहाँ पर मामलात हुए हैं। ये सिर्फ एक हल्के की बात है। अगर आप इसको पूरे सॉरी पाकिस्तान में जब अगर जनरल इलेक्शन में आप इसको रेप्लिकेट करना चाहेंगे तो फिर वहाँ पर सूरत हाल क्या होगी। तो मैं समझता हूँ कि इसको एज एन अपॉर्चुनिटी लें और तमाम जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल करने की कोशिश करें और करके देखें कि इलेक्शन क्रिस्टल क्लियर हो। सही वकार साहब, 10 का इलेक्शन मैं पहले भी आपसे बात कर चुका हूँ, मजीद इस पर बात करूँगा, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा हमें लेना होगा। नाज़रीन, लेते हैं कि शॉर्ट ब्रेक, साथ रहिएगा। हाँ, वो उसमें क्या है कि आपने सिर्फ इसको खींचना है नीचे से ना, हाँ खींचना है। अच्छा, वो अजीब लग रही थी इसलिए मुझे करना पड़ा, उसके बाद आपको मोहतात भी होना पड़ा, मैंने देखा, लेकिन खुला डुला। अबे भाई सुन लो, मैं आपकी सड़कें गलियां बनवाऊंगा। वकास भाई, मेरी आवाज़ आ रही है? शरारती एक तो मेरा वकास भाई से रब्ता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये ब्रेक कमर्शियल्स आ गए हैं यार, मैं तो भूल गया, मैं तो थकना शुरू हो चुका था। अब तो गेस्ट भी आदी होने शुरू हो गए थे कि वो इतना लंबा प्रोग्राम करेंगे, लेकिन ये मैंने जानबूझ के अपने सवाल भी लंबे चौड़े रखे हुए थे। बहरहाल अच्छी बात है, कल से मैं पहले कंफर्म करूंगा MCR से। वकास भाई, जी आवाज आ रही है आपको? अब आ रही, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी मुझे आपकी आ रही है। बस ठीक है। वो शरारती काबीना मेरी बैठी हुई है, वो बस हाँ बोल देते हैं शरारतें करते हुए। अच्छा, ये ब्रेक नहीं हो रही थी प्रोग्राम में पहले से, ये आज दोबारा से आपकी आमद से शायद बरकत की वजह है कि वो कमर्शियल सिलसिला शुरू हो गया है।
तो इसलिए ब्रेक लेना पड़ी, और अब मैं हो सकता है अपने सवालात शॉर्ट रखूंगा, यानी ये NA 75 पे ओवरऑल जो डिस्कशन चल रही है यही डिस्कशन करूंगा और मज़ीद आगे बढ़ेंगे। और उसमें भी क्योंकि आगे महंगाई, शुगर माफिया और मईशत और इसके साथ साथ कोरोना थोड़ा डिस्कस करना है। जी जी सर, ठीक है। ये इलेक्शन के हवाले से वकास भाई। हेलो। जी जी सर। ओके। ये ना एक दौर हुआ करता था जब मतलब हर चीज़ का एक्सपीरियंस होता है, तो मैं तो खुद ही अपने बारे में सोच सोच के ही होता था कि कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, तो किसी को क्या डिक्टेट करना। लेकिन वक्त बहुत कुछ सिखा देता है। मैंने आपको वो किया था व्हाट्सएप, तो वो मेरे ख्याल में या शो नहीं हुआ या बंद है या उलट है, लेकिन वो ब्लिंक नहीं हुआ उस वक्त। बस वही सूरत हाल है ना कि वो समझ से बाहर है कि क्यों नहीं हुआ, वरना ये चीज़। और दूसरा फिर मुझे भी ये लगा क्योंकि ब्लिंक नहीं हुआ, कोई लाइट ऑन नहीं हुई, तो तब मुझे ये करना पड़ गया। स्टैंड बाय वकास भाई, स्टैंड बाय अतीक भाई। जी सर। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन चलते हैं वक्कास अब्रेज़ की जानब। वक्कास साहब, डस्का का इलेक्शन है और ये अपील मुस्तरद हुई है PTI की। 10 अप्रैल को दोबारा पूरा इलेक्शन होगा, कल अज़म करार दे दिया गया था। और मुझे याद है कि जब ये इलेक्शन हुआ था उन दिनों में आपने बहुत सारा तबसरा तजिया किया था। तो अब ये सारी सूरत हाल कैसे देख रहे हैं? 10 अप्रैल को दोबारा इलेक्शन होने जा रहा है, आप मुतमईन हैं इंतज़ामिया से और बाकी मामूलात से? देखिए, ये बड़ा अच्छा फैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का उन्होंने अब हेल्ड किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को, चूंकि आइन का आर्टिकल 218(3) है जो ये कहता है कि दिस इज द लाइबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वो फेयरली, फ्रीली, ट्रांसपेरेंटली और जस्टली इंतखाबात का इनकाद करवाएं। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है जो आप दूसरे पैनलिस्ट के साथ भी डिस्कस कर रहे थे कि वो इंतखाबात का ट्रांसपेरेंटली या फ्रीली या फेयरली इनकाद करवाने के लिए कौन कौन से अदारों के साथ उनका ताउन दरकार है। इसके हवाले से आर्टिकल 220 मौजूद है कि तमाम फेडरल एजेंसीज और प्रोविंशियल एजेंसीज जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मावनत के लिए, एड एंड असिस्टेंस के लिए काम करेंगे। जो अदील आपने भी बात की अपने ज़हनी क्वेश्चन के अंदर भी कि हमारी जो इस वक्त का जो स्ट्रक्चर था, जो पुलिस थी और जितने भी इंतजामी अदारे थे, उनकी मावनत, उनकी एड एंड असिस्टेंस थी वो बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ नहीं थी, जिसकी वजह से उनको अपनी नौकरियों से भी बर्खास्त होना पड़ा। और यहाँ के जो कमिश्नर थे, RPO थे, और सियालकोट के जो DPO DSO थे, उनको भी तब्दील कर दिया गया। तो ये बिल्कुल। एक बड़ी एग्जाम्पलरी और प्रेसिडेंटल स्टेप्स थे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से लिए गए थे, ताकि आर्टिकल 218(3) जो कि बेसिक प्रोविजंस और फंडामेंटल प्रोविजंस हैं आइन की शफाफियत के हवाले से इंश्योर किया जाए। जहां तक 10 तारीख की बात है, 10 अप्रैल को इंतखाबात दोबारा से करवाए जाएंगे, रीपोलिंग करवाई जाएगी। मैं ये समझता हूं कि यहाँ पे एक बड़ा जबरदस्त जो है मार्का देखने को मिलेगा, चूंकि गवर्नमेंट को हमेशा ही एज होता है बाई इलेक्शंस के अंदर के वो स्टेट की मशीनरी है और बहुत सारे अवामिल हैं, बहुत पैसा है,
ये तमाम चीजें सर्व करने के साथ साथ उनको एक एज होता है कि हम यहाँ पे तरक्याती जो कामों का जाल बिछाएंगे और वहां हमको टेम्पटेशन देंगे, इंड्यूस करेंगे और लोग हमें वोट देंगे। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये चीज आपकी गोशगुजार जरूर करना चाहूंगा, चूंकि मेरा ताल्लुक भी सियालकोट से है, तो सियालकोट के अंदर पहले ही यहाँ जो एमपीएस के 10 हल्के हैं और एमएनएस के 5 हल्के, उनमें से सिर्फ पीटीआई के पास एक एमपीए की सीट मौजूद है। बाकी 5 के 5 एमएनए के हल्के भी और 9 जो एमपीएस के हल्के हैं वो भी पीटीआई हार चुकी है जो जनरल इलेक्शंस के अंदर। लिहाजा दिस वुड बी अ वेरी टफ कंपटीशन ऑन द पार्ट ऑफ पीटीआई। सही एट द सेम टाइम चूंकि नून लीग इस वक्त अपोजिशन में है, उनके लिए भी एक डिफिकल्ट मुकाबला होगा। सही। लेकिन मुझे एक दो बातें और करनी है। सबसे पहले तो मैं एक बयानात का सिलसिला आपके सामने रख दूं। बयानियाँ यानी मरियम नवाज कहती हैं कि सिर्फ री इलेक्शन से बात नहीं बनेगी, वारदातियों को हिसाब देना होगा। लाजम बात है, जो सूरत हाल हुई थी जिसकी वजह से ये कलअदम करार दिया गया पूरे का पूरा इलेक्शन, तो वारदातें तो हुई, यानी कुछ ना कुछ ऐसा तो हुआ। आपको लगता है कि वो वाकई उसका हिसाब हो चुका है या एहतसाब हो चुका है? बिल्कुल हो चुका है। कमिश्नर को घर भेज दिया गया, आरपीओ को घर भेज दिया गया, डीपीओ सही डीसीओ को यहाँ पे तब्दील नहीं, कर वो दिया जो गया। आरओज का लिहाजा मामला है, वारदातियों को घर भेज दिया गया वो जो और अमला आरओ के गायब जो हो गया। ये जो 20 बिल्कुल जी 20 जो पोलिंग स्टेशन थे जिनका रिजल्ट कंट्रोवर्शियल था, उसी बेस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कल अपना जब वर्डिक्ट इश्यू किया तो उसके अंदर वहीदा शाह केस का भी तस्करा किया कि वहीदा शाह एक ऐसा प्रेसिडेंट है जिसको फॉलो करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज पे एजर्शन की कि हमने वहीदा शाह केस को सामने रखा। उसके अंदर तो एक हल्का जो था, सॉरी एक पोलिंग स्टेशन जो था वो कंट्रोवर्शियल था और उसकी बेस पे वो तमाम का तमाम जो इंतहाब था उसको नल एंड वाइड करार दे दिया गया। यहाँ पे तो 20 पोलिंग स्टेशन की बात है। लिहाजा बिल्कुल मैं ये समझता हूं कि जितने भी कसूरवार थे, लाइबर लोग थे जिन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कॉल्स नहीं उठाई, उनके साथ कोऑपरेट नहीं किया, कोऑर्डिनेट नहीं किया, कोलैबोरेट नहीं किया, उन तमाम को घर भेजा गया, एक प्रेसिडेंट सेट किया गया और इतनी सही फ्रोशियसली और इतनी जल्दी फास्टली इतने डिसीजंस नहीं दिए जाते सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जितना के NA 75 के अंदर दिया गया। लिहाजा ये एक बड़ा जबरदस्त फैसला है। सही। यानी और अब एट द अगर सेम अपोजिशन टाइम कोई जो बात करती है या नून लीग बात करती है तो वो सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए, वोट बैंक के लिए। एक और बयान मैं सामने रख दूं और ये है उस्मान डार साहब का। वो कहते हैं अदालती हुक्म पर सर तस्लीम खम करते हैं, नून लीग की तरह अदालतों पर तनकीद नहीं करेंगे। और इलेक्शन कमीशन के जब ये बयानात जब कलअदम करार दिया गया था उस वक्त भी बहुत सारे बयानात सामने आए थे। आपको लगता है कि वाकई उन्होंने सारे प्रोसेस में सर तस्लीम खम किया है या ये भी सिर्फ वोट बैंक के लिए जुमला है? वक़ास देखिए, साहब जब आपसे। कोई भी डिसीजन इन अकॉर्डेंस विद लॉ दिया जाता और लॉ की मेरिट्स को पूरा करके कोई भी फैसला दिया जाता है तो उस पे मैं ये समझता हूँ कि दोनों पार्टीज को एडमिट करना चाहिए, एक्नॉलेज करना चाहिए। और ये एक ऐसा फैसला था जिसमें तमाम कानूनी लवाजमात और तकाजों को पूरे करते हुए ये फैसला दिया गया। और एट द सेम टाइम इनके पास 30 दिन का वक्त मौजूद है कि वो रिव्यू में जा सकते हैं। लेकिन इन्होंने चूंकि कहा है कि हम अबेंडन करते हैं अपनी रिव्यू की जो हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, चूंकि रिव्यू में भी अगर जाती हैं तो फॉर सेम कोर्ट और सेम जजेस ही से ऑलमोस्ट इंटरटेन करेंगे, एजुडिकेट करेंगे। लिहाजा वहां पे भी इनको कोई हर तरह फायदा नहीं मिल सकता। तो इनको फैसले के सामने सर तस्लीम हम करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन बचता भी नहीं। सही। यानी सूरत हाल ही ऐसी है, वरना ये बयानबाजी को और रुख भी इख्तियार करती। अतीक साहब आप कैसे देख रहे हैं? एक तो मरियम नवाज़ का बयान कि वो कहती हैं वारदातियों का हिसाब होगा, तो आपको क्या लगता है अभी कुछ बाकी है? और दूसरा उस्मान डार साहब का बयान कि उन्होंने सर तस्लीम खम किया है, कोई तनकीद नहीं की नून लीग की तरह। आपको ऐसे लगता है कि वाकई सर तस्लीम खम किया है या वो भी एक जवाज़ ही है बस? देखिए, वकास भाई ने बड़ा क्लियर कर दिया कि उनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था। देखें, ये सुप्रीम कोर्ट की जो है वो जुरिस्डिक्शन थी, उसमें ये अपील लेकर गए थे। उन्होंने कानून के मुताबिक फ़ैसला किया और जिस तरह से वहीदा केस का भी उन्होंने जिक्र किया, 2015 में भी सुप्रीम कोर्ट की ही जजमेंट है, उसमें बड़ा क्लियर है। तमाम चीज़ें जो है वो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन जो एक्ट है उसके हवाले से और जो कंडक्ट है इलेक्शन कमीशन का जो मौके पर हुआ, तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख के और जो एविडेंस थे उनको कलेक्ट करने के बाद ये फैसला किया जाता है। तो ऐसा नहीं हो सकता। फिर उसको अगर रिव्यू में जाना चाहें तब भी सूरत हाल ये है कि इलेक्शन तो जो एक नज़र आ रही है सरफेस पे चीज़, उससे बचना इनके लिए शायद जो है वो मुमकिन नहीं था। बाकी जो बयानात की हद तक बात है तो देखें कि इस वक्त पीटीआई जो है वो मुश्किल में है। PMLN का वहाँ पर जो है कामयाबी का तनासुब वहाँ पर आप देख लेंगे किस तरह से है। बिल्कुल। फिर ओवरऑल जो ज़िमनी इंतखाबात जितने हुए उसमें वोट कास्ट जो PTI के हुए हैं, जो उनके अगेंस्ट हुए हैं, वो भी आपके सामने हैं।
फिर ये जो हल्का जहाँ पर अब जिक्र किया जा रहा है, वहाँ पर भी अब आप यूँ समझ लें कि वो PMLN डोमिनेटिंग पोजीशन में आपको नज़र आ रही है। सही, चले मैं आगे बढ़ता हूँ क्योंकि वक्त मेरे पास महदूद जी है। जी थोड़ा कोरोना पे पहले गुफ्तगू में कर लूँ क्योंकि सूरत हाल बड़ी शिद्दत इख्तियार कर गई है। मुल्क में मज़ीद 83 अफराद की जान चली गई, 5234 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। NCOC को इजहार तशवीश उन्होंने ज़ाहिर किया है और वैक्सीनेशन के मामला भी चल रहे हैं, टारगेट्स पूरे करने की हदायत भी जारी की गई हैं। सारी की सारी सूरत हाल सूबों में, पूरे मुल्क में कैसे देख रहे हैं? अच्छी खासी शिद्दत आ गई जी, शिद्दत आ गई और इसकी वजह जो है वो लोगों का एहतियात ना करना है। एक तरफ तो वैक्सीनेशन का अमल है, वो ज़ाहिर है पूरी दुनिया के हवाले से हमें बदकिस्मती से पाकिस्तान में ये सुस्त है। एक तो आबादी हमारी बहुत ज़्यादा है, अगर हम दुनिया के साथ दूसरों को कंपेयर करते हैं तो उस आबादी के हवाले से फिर हमारी इकोनॉमिकल सिचुएशन उस तरह से बेहतर नहीं है। हमने जो भी मेडिसिन लेनी है, जो भी डोज लेनी है, वो ज़ाहिर वैक्सीन लेनी है, वो बाहर से लेनी है। परचेज़ करने की हमारी कैपेसिटी उस तरह से नहीं है कि हम जल्दी से परचेज़ करके और इस तरह से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर सकें। तो ये मसाइल हमारे साथ साथ हैं। लेकिन इससे अगर मज़ीद दूसरा एंगल हम देखते हैं, आबादी जो भी है, जैसी भी सूरत हाल है, ज़िम्मेदार तो है हुकूमत। जी, इसमें कोई आपको सेहत के, हिफ़्ज़ान सेहत के हवाले से तो आपको सोचना ही था। आप इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं और अच्छा खासा दौरानिया भी हो चुका और आप इसको फेस कर रहे हैं। इसके बावजूद इक़दाम आपको लगता है कि वाकई ऐसे हो गए हैं कि अवाम उनसे फ़ायदा ले रही है और अवाम का रद्द-ए-अमल या अवाम का अपना जो है एक्शन या रिएक्शन वो अपनी जगह पे? देखिए, हुकूमत की तरफ से जिस तरह से काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। परेशानी कहाँ पर है? आप देखें कि आपका जो सूरत हाल है, आपकी जिस खत्ते में आप हैं या जिस तरह की आपके पास आबादी है, जो आपकी सूरत हाल है मुल्क की, उसमें आप बहुत सारे मामलात के मुतहम्मिल नहीं हो सकते दूसरों को देख के। आप इटली की या इंग्लैंड की या अमेरिका की या दीगर फ्रांस की या हॉलैंड की या न्यूजीलैंड की, ऑस्ट्रेलिया की, वहाँ से मिसालें लेकर आप पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। जी, आपको समझना है, आपको अपने अवेलेबल रिसोर्सेज के हवाले से, अपने हालात के हवाले से आपने आगे चलना है। हुकूमत को मैं ये समझता हूँ कि जब ये फर्स्ट जो उसका फेज़ था वो गुजरा, सेकंड फेज़ जब आया तो उसमें जो लॉकडाउन के मामला थे उनको ग्रेजुअली जो है वो इम्प्रूव करना चाहिए था। फिर जो सूरत हाल है, आवाम को अवेयरनेस के देने के साथ साथ उनको पाबंद बनाना था कि वो इस सिलसिले में अपनी जो लाइफ स्टाइल है उनका वो चेंज कर लें और ये समझ लें कि हमने आइंदा 1 साल तक इसके साथ ही गुजारा करना है और इससे बचने के लिए हमें हर सूरत एहतियाती तदाबीर करनी है। हमारी हुकूमत भी वही मैं समझता हूँ कि बचगाना हरकत करती है कि अगर थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिली तो बिल्कुल सब कुछ जो है वो खुला छोड़ दिया, उसका नतीजा हमारे सामने है। फिर हमारी आवाम की तरफ से जो उनको करना चाहिए हम देखते हैं कि वो भी नहीं करते। वो भी आपको मार्केट इस तरह से सही, दोनों जानिब से कोई ऐसे ही रवैये अपनाए गए हैं जिसकी वजह से नुकसान का अच्छा खासा सामना करना पड़ रहा है। जी, मैं वकास साहब से भी यही जानना चाहूँगा। वकास साहब, आप कैसे देख रहे हैं? कोरोना की शिद्दत बढ़ गई है, मामूलात बढ़ गए हैं, शरह अमवात और मरीज़ों की शरह केसेस वो बढ़ गए हैं। इसके साथ साथ हमें बहुत सारी एहतियातों की ज़रूरत है, वैक्सीनेशन का मामला है। कैसे देख रहे हैं ये सारी की सारी सूरत? पाकिस्तान के अंदर जो ये कोरोना का तीसरा वेरिएंट है, मैं समझता हूँ कि बड़ा खतरनाक और खतरनाक है। एक तरफ लोगों के लिए अपने रोजगार की आई थिंक शायद कोई प्रॉब्लम्स है। एट द सेम टाइम जब लॉकडाउन कर दिया जाता है तो यहाँ वो बोक्स दिखाते हैं। ये बड़ा, ये मुझे सुन सकते हैं? जी जी, बोलें बोलें बोलें, आ रही है आवाज़। दिल में ये चीज आपकी गोश गुजार कर रहा था कि मेरे ख्याल में कोई ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है। मैं प्रोड्यूसर से बोलूँगा कि इस ख़राबी को किसी तरीके से वो चेक करें और शायद हो सकता है कि आपके ही वो सोर्स में कोई मसला हो। तो जैसे ही आवाज़ क्लियर होती है तो हम वकास साहब की जानिब जाते हैं। और अतीक साहब, मैं आपसे मज़ीद आगे बढ़ता हूँ। शुगर माफिया, उसके ख़िलाफ़ तहकीकात में अहम इंकशाफ, नाजायज़ मुनाफाखोरी, जायदाद में बनाई, पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए बैरून मुल्क मुंतकिल किया गया है। FIA दीगर ममालिक से रिकॉर्ड इकट्ठा करेगी। अब ये शुगर माफिया का मामला, जहांगीर तरीन की बात, FIA ने मुकदमा दर्ज कर दिया उन पे और उनके बेटे पे, और बाकी FIA ममालिक से रिकॉर्ड भी इकट्ठा करेगी, बाकी उनका मनी लॉन्डर का। कैसे देख रहे हैं ये सूरत हाल और शुगर माफिया और आगे रमज़ान भी? आप यूँ समझ लें कि जब भी हर साल रमज़ान आता है माफिया सर उठा लेते हैं। कभी फ्लोर मिल के हवाले से या फ्लोर आटे के हवाले से हम देखते हैं कि मसाइल हैं, कभी हम शुगर के हवाले से हम देखते हैं कि मसाइल हैं, कभी फ्रूट या सब्ज़ी जो है वो हमारी कम हो जाती है, कभी टमाटर आपका जो है 25 रुपये किलो से ये 250 रुपये किलो तक चला जाता है। तो माफियाज़ तो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग जो है वो ये ऑयल के हवाले से, ये पेट्रोल के हवाले से, और दूसरा ये शुगर माफिया, ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ताकत रखते हैं। इनके खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई माजी में होनी चाहिए थी हुई नहीं है।
अब हुकूमत जो है वो इसका क्रेडिट लेती है। मैं समझता हूँ कि JKT के हवाले से या जहांगीर तरीन के हवाले से जो मामला सामने आते हैं वो कहते हैं कि एहतसाब हम सब का जो है वो कर रहे हैं। उसकी मिसाल वो सामने रखते हैं कि जहांगीर खान तरीन के ख़िलाफ़ भी जो है और उनकी फैमिली के ख़िलाफ़ FIR दर्ज कर दी गई है। आप देखें कि जो शुगर मिल के ओनर्स हैं या जो शुगर मिले हैं वो किन लोगों के पास हैं। ये 2 से 3 बड़े लोग हैं जो इस तमाम मामलात को कंट्रोल कर रहे हैं। और ये कौन है? जो हुकूमत के ईवानों के अंदर बैठे हुए, ये इनके कंधों के साथ, एक लेफ्ट साइड पे आपको नजर आएगा, एक राइट साइड पे। वैसे भी वो शख्सियत का नाम है जिन्होंने ये हुकूमत की तश्कील में अच्छा खासा अपना एक रोल प्ले किया है। बिल्कुल, आप जहाज का जिक्र आप करते हैं कि वो कहाँ से कहाँ चलते रहे मामला, ये सारी चीज़ें, और अब FIR हो रही है। एक चीज़ उड़ती थी और छटती थी, वफादारियां बदल जाती। ऐसे ही है राना साहब, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब इस पर जिक्र अगर निकल ही पड़ा है, बात निकली है, तो मैं समझता हूँ उसको कंप्लीट करें, ये दूर तक तो जाए, करीब से यू टर्न लेके वापस ना आ जाए। सही, यानी आपको ये लगता है कि जानी चाहिए, जो माजी जाएगी या नहीं इसकी कोई यकीन या पूरी यकीनी आप में? देखें जी, इसके अलावा आप हुकूमत के पास भी चारा नहीं है। अब बात ज़ाहिर है इन्होंने छेड़ी है, नहीं चारा नहीं, आपको लगता है हुकूमत करेगी? अब मेरा ख्याल है ये करेगी, मेरा ख्याल है उसके अदरवाइज क्रेडिट पे कुछ भी नहीं है, किसी एक से कुछ 1 रुपया नहीं निकलवा सके। यहाँ से अगर कुछ निकलवाएंगे तो शायद इनके लिए फेस सेविंग का सिलसिला बन सके। सही, आगे बढ़ते हैं। और महंगाई की जो सूरत हाल, मुल्क में महंगाई जो है वो 7 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। 1 माह में चीनी 4.8, मुर्गी 7, अंडे 13 और फल 10% महंगे हो गए। अब ये रेशो बड़ी अच्छी खासी है, लेकिन गरीब की खुराक आलू 9.6% महंगा हुआ है। ये अदारा शुमारियात की रिपोर्ट है। शायद खुरोनोश की ये हालत है, और आगे रमज़ान, और ये हम देख रहे हैं हालिया हुकूमत को इसका सामना है, लेकिन अभी तक कोई कंट्रोल नहीं हुआ, कोई काबू नहीं पाया जा सका। कौन सी चीज़ है, क्या चीज़ है, फुकदान किस चीज़ का है, कमज़ोरी कहाँ पे देख रहे हैं आप यूँ समझ लें कि सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच है हुकूमत की, सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच है अपोजिशन की, और दोनों को अवाम के नज़र नहीं आ रहे। अगर अपोजिशन चाहती, कुछ हिम्मत करती, कुछ कोशिश करती, अवाम के हवाले से इस महंगाई को लेकर ही कुछ धरने की बात करती, इस महंगाई को लेकर ही लॉन्ग मार्च करने की बात करती, तो सूरत हाल में शायद कुछ बेहतर नज़र आती। इसी तरह हुकूमत के सर पर भी जो है वो जून तक नींद नहीं रही। जो सूरत हाल आप देख रहे हैं, नहीं, अपोजिशन तो एजुटेशन का लफ्ज़ दे लें, तनकीद का लफ्ज़ दे लें, कोई भी लफ्ज़ कर लें, अपोजिशन उसकी जिम्मेदार तो नहीं है। हुकूमत तो जिम्मेदार है, हुकूमत को तो अपनी स्ट्रेटजीज या कुछ ऐसा करना होगा। मेरा कहने का मकसद ये है कि हुकूमत नहीं कर पा रही। अगर हुकूमत नहीं कर रही तो उन्हें अकाउंटेबल ठहराने के लिए जिसने फ्रंट पेज पे या फ्रंट लाइन पे लड़ना है, आपके पास वो भी लोग मौजूद नहीं है। गरीब तो बेचारा एक मज़दूर जो है जिसने घर से निकलना है, उसके माइंड में सिर्फ एक चीज़ है कि आज 2, 4, 500 की दिहाड़ी लग जाए तो वो दिन का खाना, सिर्फ एक वक्त का खाना जो है वो घर ले जा सके अपने बच्चों के लिए। आपके सामने इतने अजीब, अब बहालपुर का जो गुज़श्ता दिनों का वाक़या आपने देखा, आपकी नज़र शायद गुजरा हो, एक जो है वो किराया नहीं दे सका बेचारा, उसने अपने 2 बच्चों को जहर दे दिया, मियाँ बीवी दोनों ने जहर खा लिया। 17,500 उनका बिजली का बिल था, एक वो दिहाड़ीदार मजदूर का। तो ऐसे हालात हमारे सामने हैं। मैं तो बल्कि आपका तो पाला भी पड़ता रहता है एक लॉयर की हैसियत से, तो इन सारी चीज़ों का जिम्मेदार कौन है? हुकूमत है। बुनियादी तौर पे देखिए ना, किस लिए आते हैं आप इनकी तकरीरें उठा के देख लें, हमारे वज़ीर आज़म की, इनके जो मिनिस्टर्स हैं उनकी तकरीरें उठा के देख लें इलेक्शन से 1 माह पहले की, और जो सूरत हाल उन्होंने इलेक्शन के जो 100 दिन का जो था वो पैकेज, 6 माह ये सिलसिले चलते रहे, 2 साल 2 साल और अब 5 साल का वो बयान वो क्या था? क्या ये था कि हम हर साल जो है रमज़ान आएगा तो चीनी 80 रुपये से 100 रुपये किलो चली जाएगी, टमाटर जो है वो इतना महंगा हो जाएगा, आलू इतना महंगा। ये वो चीज़ें हैं कि जो हर वक्त हर शख्स की ज़रूरत है। आप बच्चों के दूध की बात कर लें कि जो वो सूरत हाल है, हर चीज़ गरीब के मुंह से तो वो सही, हमने सुना था किसी ज़माने में कि नवाला छिन जाता है। हाँ, वज़ीर ख़जाना से वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात हुई है, और उस मुलाकात में हम्माद अज़हर ने IMF के ताउन को सराहा है। वो किस बेस पे सराहा है, मैं जानना चाहता हूँ कि आम आदमी, गरीब शख्स, जो सूरत हाल अशियाए खुरोनोश की है, और आगे रमज़ान की सूरत हाल, और इसके अलावा भी आम आदमी कहाँ खड़ा है। IMF की तारीफ तो वज़ीर ख़जाना ने फारसी में सुना होगा, मन तुरा मुल्ला बगोयम तू मुरा हाजी बगो। ये दोनों एक दूसरे की तारीफ़ें करते रहेंगे। वज़ीर ख़जाना या जो मुशीर ख़जाना है ये IMF का शुक्रिया अदा करेंगे, IMF इनका शुक्रिया अदा करेगा। मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि अवाम कहीं दरमियान में एग्जिस्ट नहीं कर रहे। अगर अवाम कहीं पर होते तो आज ये सूरत हाल नहीं। मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ, सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात पे मैं पूरा इत्तफाक करता हूँ। अपोजिशन नाकाम हो गई, PDM नाकाम हो गई, अपोजिशन का इत्तेहाद नाकाम हो गया कि उन्होंने वाकई फोकस नहीं किया अवाम पे, महंगाई पे या गरीब पे। लेकिन
हुकूमत को तो फोकस तो नहीं करवाना, हुकूमत तो रिस्पॉन्सिबल है बिल्कुल और हुकूमत सिर्फ ये बातों की हद तक है। ये तारीफ वाकई IMF की हो जाती है, IMF शायद इनकी तारीफ कर देता है, बशीर वजीर बशीर मुआवन, ये सारी की सारी अच्छी खासा वो जो प्रोटोकॉल है, वो जितने लोग हैं, टीमें हैं, वो सारे के सारे जो वजारतें हैं, क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। अगर कुछ करते तो अब नज़र आ रहा होता ना। ये महंगाई की जो इतनी 7 माह में जो बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है, एक तरफ जो है ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ अवाम जो है वो पिस रहे हैं। अगर ये कुछ करते तो आज हमारे सामने ये सूरत हाल ना होती। मुझे तो वजह जाननी है क्यों नहीं करते ये इसलिए शायद नहीं कर पा रहे कि इनका फोकस उस तरफ नहीं है। इनका फोकस अपनी हुकूमत को तूल देने में, हुकूमत के मामलात को तूल देने में, अपोजिशन को रोकने में और अपनी जो जाती इनके जो फ़वाइद हैं उनको बस मद्देनजर रख के उनकी तरफ कारकर्दगी की जानिब नहीं देखा बिल्कुल जा रहा। पीपल्स पार्टी का स्टेट बैंक से मुतल्लक ऑर्डिनेंस अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। बिलावल भुट्टो कहते हैं हुकूमत ने मुआशी तबाही के लिए IMF से गठजोड़ कर लिया। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये यहाँ पर भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। पार्लियामेंट में या सेनेट में क्या होना चाहिए? आप बिल लेकर आए, उन पर डिस्कशन हो, अपोजिशन बैठे और इस पर बात हो कि हम ये कुछ करना चाह रहे हैं, इसके ज़रिए हम हासिल ये करना चाह रहे हैं। अगर IMF को हम जो है वो या स्टेट बैंक को हम इस सूरत हाल में करना चाहते हैं कि वो बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट इदारा बन के हमारे सामने आए और वो अपने डिसीजंस इंडिपेंडेंट तरीके से ले। अब इंडिपेंडेंट डिसीजन लेगा तो उससे क्या होगा कि हुकूमत के जो मफादात हुकूमत स्टेट बैंक के ज़रिए उठाना चाहती है वो नहीं उठा पाएगी। स्टेट बैंक आवाम को देख के, आवाम की बेहतरी के हवाले से, आवाम के मफादात के हवाले से वो पॉलिसीज़ बनाएगा और उस पर अमल दरामद करेगा। होना तो ये चाहिए और यही हुकूमत का मौक़िफ़ भी है। लेकिन हम ये समझ रहे हैं कि ये IMF के साथ डायरेक्ट हो जाएगा और फिर IMF अपनी तरीके से अपने मामलात को स्टेट बैंक के थ्रू जो है वो इम्प्लीमेंट करेगी। हुकूमत हमारी जो है वो साइड पर आ जाएगी, अपोजिशन हमारी पीछे, अवाम वैसे ही एग्जिस्ट नहीं करे। तो अब इस पे डिस्कशन होनी चाहिए थी, ऑर्डिनेंस नहीं। इस पे अगर आप समझते हैं कि कुछ बेहतर हो, आप सेनेट में इसको फ्लोट करें। नहीं तो ये जो बयान है बिलावल भुट्टो का कि मुआशी तबाही के लिए IMF से गठजोड़ किया गया है हुकूमत की जानिब से, तो इसको कैसे देख रहे हैं? वाकई बादियों नज़र में तो ऐसे ही नज़र आ रहा है। आप ऑर्डिनेंस जब लेकर, अब जो डिस्कशन ही करेंगे, आप एक जो है वो ठोंस देंगे, आप ऊपर से ला के फेंक देंगे पैराशूट के जरिए कि जनाब ये है, सब कुछ हो गया, अब आप जो है वो उसके पाबंद हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अब पीपल्स पार्टी का मैं समझता हूँ कि ये बड़ा दुरुस्त इकदाम है, यानी कहीं ना कहीं ऐसा जी है। बिल्कुल। देखिए, आप डिस्कशन में तो आए, हकीकत तो सामने खोले कि इसके अंदर, इस ऑर्डिनेंस के अंदर है क्या, जनरल पब्लिक को भी पता चले जिन्होंने वोट दे के इनको भेजा हुआ है। कोई उम्मीद कि हो पाएगा? अब मेरा ख्याल है कुछ शायद सूरत हाल जब कोर्ट्स में जाएगी तो वो बेहतर कानून के मुताबिक। वकार साहब, मैं जानता हूं कि कुछ वो तकनीकी खराबी के बायस आपका मैं पॉइंट ऑफ व्यू नहीं ले सका, लेकिन महदूद वक्त है, एक दो जुमले मुझे चाहिए उसी हवाले से कि डस्का के इलेक्शन। देखिए, डस्का के इलेक्शन के हवाले से मैं ये चीज आपके गोशगुजार कर रहा था कि इट वुड बी अ वेरी टफ कंपटीशन। 10 अप्रैल को अगर हम देखें तो नून लीग और PTI का एक बड़ा सख्त मुकाबला होने जा रहा है, चूंकि नून लीग को ये एज है कि वहां पर डस्का में सही सख्त मुकाबला होने जा रहा है। वक्कास, मुझे वक्त की किदरत के बाद इजाज़त लेना होगी। आपकी शिरकत, वक्त और तज़िये का बहुत शुक्रिया। अतीक साहब, आपकी आमद का शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है, मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।